नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरीके से देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ था, अब तस्वीर साफ हो चुकी है। कल दोपहर 12 बजे बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। कितने बिल के समर्थन में होंगे, कौन बिल का विरोध करेगा, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार बिल का विरोध करने से लगा हुआ है, लेकिन जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी बहुत यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अटकलें लगाई जा रही थी और जो चर्चाएं सामने आ रही थी कि टीडीपी ने भी अपना पूर्ण समर्थन बीजेपी को दे दिया है, जेडीयू ने भी अपना पूरा समर्थन बीजेपी को दे दिया है। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि जो वक्फ की जमीन है और जो मुस्लिमों के अधिकार हैं वो उनकी वहां पर रक्षा करेंगे। और बिहार में भी यही कहा जाता है कि जितना काम नीतीश कुमार ने बिहार में मुस्लिमों के लिए किया, किसी और ने नहीं किया। तो वो भी नहीं चाहेंगे कि उनके किसी एक फैसले से उनके वोटर्स कम हो। हालांकि उनकी पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया कि वो सिर्फ वोटर्स का ख्याल रखते हैं, अगर वोट कम होती हैं वो ऐसा फैसला कभी करते ही नहीं है। लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है और ये बिल 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस पर मोहर लग चुकी है। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर सदन में मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कहेगी। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने वक्फ संशोधन विधेयक पर रणनीति पर चर्चा करने के लिए बैठक उनकी फिलहाल चल रही है और वो क्या कुछ रणनीति बनाते हैं, कल के लिए क्या कुछ उनकी रणनीति रहेगी, वो भी देखने वाली बात होगी, जिसे कल संसद में पेश किया जाना है। विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक फिलहाल चल रही है, वे एक रणनीति तय करेंगे। सरकार को सारी शक्ति सौंपने वाले प्रावधानों का भी विरोध किया जाएगा। इसे कल लोकसभा में और परसों राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अब इस बिल को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है, एक बार आपको वो सुना देते हैं। एनडीए की गवर्नमेंट जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जैन सभी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल नहीं है। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जैन चौधरी इसकी तारीफ करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके नैरो रीजन को तायद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू ऑफ प्रॉपर्टीज को लिमिटेशन एक अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेंगे। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक बात समझिए, वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मठ बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहां पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? एकदम ठीक उन्होंने कहा है। एनडीए के सभी लोगों का ये विचार है कि वक्फ बिल जिस रूप में दिया गया था आपको कमेटी को, कमेटी ड्यू कंसिडरेशन के बाद हमको जैसा पता चला है कि जितनी भी कमेटियां आज बनी है सांसदों की, और 15 दिन में 20 दिन में वो लोग रिपोर्ट दिया है, इस कमेटी ने सब लोगों से दुगना समय लिया है और काफ़ी लोगों से कंसल्टेशन किया है और उसके आधार पर उन लोगों ने रिकमेंड किया है। रिकमेंडेशन क्या किया है वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसी रिकमेंडेशन के आधार पर वक्फ बिल पेश होगा कल 2 तारीख को। हमारी भी मानना है कि जिस प्रकार से 370 का आया था, सब गुदाल कर रहे थे, कहा भाई एक पार्टिकुलर कास्ट के प्रति बड़ा विरोध का भावना है। आज 370 को सब समझ रहे हैं ना कि क्या था, सुन गए। उसी प्रकार से ये 3 तलाक वाला मामला था। सब लोग कहने लगे कि भाई मुसलमान विरोधी है, मुसलमान विरोधी है, मुसलमान विरोधी है। आज 3 तलाक से
मुस्लिम महिलाएं कितना सशक्त हुई है आज हिंदुस्तान नहीं संसार जान रहा है। जो वक्फ बोर्ड पर जो बिल आ रहा है, ये बिल जो आम मुसलमान है उस मुसलमानों के फायदे का है। ये बिल मुसलमानों के विरोध में नहीं है। जानबूझकर अपोजिशन मतलब उनको मिसगाइड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड कुछ लोगों के हाथ में हमें जा रहा है, उसका फायदा गरीब मुसलमानों को होता नहीं है। सरकार की मनीषा ये है कि वक्फ बोर्ड के जमीन का फायदा, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी का फायदा सभी मुसलमानों को होना चाहिए। इसीलिए बिल लाया गया है। इसीलिए तमाम मुस्लिम कम्युनिटी को मेरा निवेदन है कि भाई ये बिल आपके विरोध में नहीं है, आपके डेवलपमेंट के लिए ये बिल है। और माननीय मोदी जी की सरकार मुसलमानों का सपोर्ट करती है, हम मुसलमानों के विरोध में नहीं है। कांग्रेस पार्टी देखिए, जो हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं के अंदर ही कानूनी रूप से। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे चंद्रभूषण सिंह, तो वहीं कांग्रेस से कमलुद्दीन रजा जी हैं और समाजवादी पार्टी से जगदीश सिंह और राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक अहलावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंद्रभूषण जी, आपके पास से आना चाहूंगा, कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल रखा जाएगा, क्या कुछ आपकी तैयारी है? और जो शुरू से अटकलें लगाई जा रही थी, जो आपके सहयोगी दल हैं, अगर हम बात करें टीडीपी और जेडीयू की, कि अगर वो कहीं भी उन्होंने 1% इधर उधर किया तो हो सकता है कि आपका जो काम वो खराब हो जाए। लेकिन जो फिलहाल चर्चाएं आ रही हैं और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो भी राजी हैं और वो पूर्ण समर्थन अपना देने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अभी बैठक में लगी है और क्या कुछ उनकी रणनीति होगी ये भी मायने रखती है। देखिए पुष्पेन जी, ये जो बिल लाया गया है, इसकी कई मीटिंगें हुई, एपीसी की कई प्रदेशों में, राज्यों में, केंद्रों पर जाकर मीटिंग हुई और उसके बाद इस पर पूर्ण रूप से काम करने के बाद एक मसौदा तैयार किया गया और उस मसौदे में सभी का ध्यान रखा जाए। और उस ध्यान में ये है मुस्लिम समाज में जो एक विसंगत पैदा हुई है, बड़ा आदमी बड़ा बना हुआ है, गरीब आदमी कहीं झुग्गियों में रह रहा है, कहीं दूसरे की जमीनों पर रह रहा है, कहीं कहीं रह रहा है, उन सबको किस तरह से विस्थापित किया जाए, उनको स्थापित किया जाए, उन लोगों को इसकी तरफ ध्यान देने के लिए सरकार ने ये बिल लाएगी। और जब बिल आएगा तो उसके बाद ये जो हो हल्ला, पॉलिटिकल अपनी वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं, इन सबकी आदमी राजनीति खत्म हो जाएगी। आप ये देखिएगा कि बिल जब आएगा और उसके बाद उसके चीजों को जब लोग जानेंगे, देश जानेगा, तो वो कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐतिहासिक बिल लाकर इस देश में गरीब के लिए, वंचित के लिए और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लिए, उन गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा, पसमानदा मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा काम किया है, जिनको पिछले 70 वर्षों से उनकी चीजों से वंचित रखा गया था, दूर रखा गया था और उस पर भूमाफियाओं का, उस पर सत्ता के जो भोगी लोग हैं वो लोग स्थापित थे। और जब ये सत्ता के भोगी लोगों से दूर जाकर आम आदमी, गरीब आदमी तक उनकी चीज पहुंचेगी, तब उनको उसका दूरगामी परिणाम पता चलेगा। और आने वाले दिनों में ये जो विपक्ष की केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, वो भी बंद हो जाएगी। मैं आपको ठीक है कमालुद्दीन जी, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कल 12 बजे लोकसभा में पेश हो जाएगा बिल, क्या कुछ आपकी रणनीति है? क्योंकि विरोध में तो कब से आप लोग खड़े हैं और आपके अलावा और भी पार्टियां हैं जो विरोध करने से लगी हुई हैं, लेकिन कैसे विरोध होगा? देखिए, बहुत बहुत जो है धन्यवाद आपका। जो है सबसे पहली बात कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो है अभी जो संशोधन किया गया जो है उसको लेकर कल बिल मतलब पेश होना है जो है, लेकिन अभी तक उसका क्या जो है मतलब ये है, वो विपक्ष को हम लोगों को सौंपा तक नहीं गया। अब सोच लीजिए, विपक्ष की तो दूर की बात, इनके अलायंस में ये कहते हैं कि नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस, हम लोग ऐसा ही नहीं कहते जो है, उस पर सत्ता बिल्कुल नहीं। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सही कह रहे थे कि इनकी कुर्सी टिकी हुई है और ये सत्ता के वो भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। नीतीश जी कह रहे हैं हमें अभी नहीं मिला है, नीतीश जी कह रहे अपने कम से कम मर्यादा बना रखे,
क्यों अभी बिल ला गए? जो यदि आप आज अरे रुक नायडू जी जाइए। को कह रहे हो, उनको धमका आप रहे रुक हो, जाइए। नीतीश जी को मैं बता आपसे रहे हो, कह रहा हूँ तो कि ये आपसे नीतीश कुमार जी कर रहे खुद कह रहे हैं आपको कि ये अपने जो ऊपर मतलब भरोसा अभी होता, बिल आने जा रहा है, आप तो नहीं जा करते। रहा है, उसे मैं पहले देखूंगा, उसे मैं पहले समझूंगा, उसके बाद से उस पर निर्णय लूंगा। ये इनके एयरलाइंस का हाल है। सोचिए इनके एयरलाइंस में विरोध करा अगर गलत है तब तो उसके बाद से कह जो मस्जिदें जो मतलब जो भी चीज बनी हुई है उसे कुछ न किया जाए। ये नीतीश कुमार जी कह रही है। इनके बिहार में डबल इंजन और जो है दो पहिए की सरकार जो चल पाती है, जो घुसक पाती है, वो कह रहे हैं। उधर जो है नायडू जी जो है वो भी क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद से आरएलडी का देखिए, आरएलडी का भी स्टैंड क्लियर है कि हम इस बिल के विरोध में। अब समझ में नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है और ये सरकार इंडिया इंडिया गठबंधन क्या हम मतलब किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ हो या किसी भी जो है वर्ग के खिलाफ हो, क्या हम अगले के हित के लिए लड़ रहे हैं? नोटबंदी किसके लिए आया था? देश की जनता के हित के लिए। आतंकवाद का खात्मा होगा, आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। उसके बाद से जो है नदियां बहने वाली उसके बाद थी, से खून की नदियां बह गई थी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। निकला उसका परिणाम देखिएगा, कमरुद्दीन जी। यहाँ ये चल रहा है ना, उसका परिणाम क्या बोला निकला? जाएगा। 2% जीडीपी धराम से नीचे गिर गई, अर्थव्यवस्था चरमरा दिया, छोटे मझोले कारोबारी के कारोबार में काले लग गए। राहुल गांधी से कहिए कि बोले, उसके बाद से नीति ये करने से नहीं, कमरुद्दीन जी, कमरुद्दीन जी। राहुल गांधी से कहिए कि नीति ठीक है, ठीक है, ठीक है। बंद करे। ठीक है, चंद्रभूषण जी, ठीक है। क्या हुआ? ठीक है। जनता के जेब पर प्रहार चलिए, ठीक है, ठीक है। उसका परिणाम भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कमरुद्दीन जी। लोगों का ठीक है, ठीक है। आप मुझे ये बताइए इस बिल के आने से क्या कुछ नुकसान है? देखिए, अभी मैंने कहा कि विपक्ष बाद में हमारा काम है, हम सवाल करेंगे, हम प्रश्न पूछेंगे, गलत होगा हम आवाज उठाएंगे। लेकिन यहाँ पे सत्ता पक्ष के अलायंस में जो है इनके जो है नीतीश चर्चा। ठीक है, वो अलग बात है, वो इनके पार्ट है, वो क्या करेंगे क्या नहीं, आप अपना बताइए। आप विरोध में हैं तो क्या नुकसान आपको दिखाई दे रहे हैं? कॉपी तक नहीं जो है दी गई जो है, आप नुकसान क्या बताइए। आपने जो है बनाया है जेपीसी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हुआ, आप उसमें जो है लिखे हुए जो मतलब मेल किए हुए हैं उसे शामिल नहीं किए। तो भारतीय जनता पार्टी सीधा सीधा ये ड्रामेबाजी कर रही है और सिर्फ एक धर्म को टारगेट करके देश का जो है मतलब माहौल को और आपसी जो गंगा जमनी तहजीब है उसे खत्म करने का साजिश जो है लगातार रखते आ रही है। जो नहीं अगर कोई बिल आ रहा है या कोई कानून आ रहा है तो उससे और इनके ड्रामेबाजी को भारतीय जनता पार्टी के समझ गए हैं और इनकी जो नाकामी 11 साल में 5 साल में गिना पा रहे हैं। इसीलिए जो है ये सब ड्रामा करते रहते हैं वक्त पे, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव भी तो है। लेकिन देखिए नीतीश जी पलट गए, अब वो पलटी मारने में माहिर है। वो कल हम पहले देखेंगे समझेंगे और कल 12 बजे पेश होना है। अब खुद आप समझ लीजिए। चलिए ठीक है कमरुद्दीन जी, हालांकि जो ये तो उनके पार्ट हैं, वो पलटी मारें क्या करें वो इनका खुद का नुकसान होगा। हालांकि अभी तो मेरे हिसाब से आपको जो इंडिया गठबंधन के पार्ट है उनको एकजुट करने की जरूरत है, कहीं वो पलटी ना मार जाएं। जगदीश जी, आपका क्या कुछ रुख रहेगा? अखिलेश यादव जी वैसे साफ कर चुके हैं कि मैं इस बिल के विरोध में हूं, हमारी पार्टी विरोध में। कारण क्या है? अब ये बिल्कुल तय है कि इस बिल के विरोध में समाजवादी पार्टी, हाँ, और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से इस बिल का विरोध करे। क्यों कारण क्या है? कारण क्या है? कारण इसका ये है कि ये बिल जो है जो संपत्ति मुस्लिम भाइयों की है उस पे सरकार इन प्रकार कब्जा कर, सीधा सीधा मामला ही है। कारण केवल ये, सरकार जो है अपना हस्तक्षेप मुस्लिम भाइयों की जो नहीं, ऐसा सरकार तो कहीं भी नहीं कह रही कि वो सरकार को जमीन चाहिए। नहीं तो सरकार को जब सारा कुछ कलेक्टर को दे देंगे, सारा कुछ अधिकार कलेक्टर को दे देंगे, कलेक्टर कौन होता है? हाँ। कलेक्टर सीधा सीधा सरकार का प्रतिनिधि होता है। पावर सब डेलीगेट हो जाएंगे कलेक्टर। नहीं, अगर वक्फ बोर्ड किसी को जमीन दे रहा है, किसी गरीब मुसलमान को जमीन दे रहा है, किसी की मदद कर रहा है, तो उसका लिखित में तो होना चाहिए ना कि किसको दी गई है। सरकार यही तो कह रही है। जी जी। तो उसमें जो है तो कलेक्टर कहाँ आ जाता? जो आज की व्यवस्था है उसमें मुस्लिम वक्फ बोर्ड का वो जो है अधिकार था, वो आज कलेक्टर को होने जा रहा। तो यही तो मुख्य मुद्दा है। मतलब आप चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड किसी पर भी दावा ठोक दे कि हमारी संपत्ति है और उसके खिलाफ फिर कहीं कोर्ट में ना जाए इंसान? ऐसे थोड़ी दावा ठोक देगा वक्फ बोर्ड। हाँ।
ऐसे थोड़ी दावा, जो वक्फ की है उसके कागजात होते हैं, उसका सारा कुछ रजिस्टर्ड वक्फ होता है, उसके कागजात होते हैं। ऐसे तो हवा में थोड़ी कोई दावा ठोक दे। हम कहते हैं लाल किला हमारा, तो हो जाएगा क्या? तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली मंदिर है, 1500 साल पुराना प्राचीन मंदिर है, वक्फ बोर्ड ने तो उसी पर दावा ठोक दिया। नहीं तो वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका तो वक्फ बोर्ड के पास कागजात होने चाहिए, नहीं तो कार्रवाई करना तो चाहिए। यही तो सरकार कह रही है कि कागजात, सबसे बड़ी बात जो यही है। दावा ठोक रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। अभिषेक अहलावत जी, आप थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए इस बात का। सबसे पहले तो पुष्पेंद्र भाई, मैं अपने वरिष्ठ पैनल को प्रणाम करना चाहूंगा और उनसे ये पहले ही माफी मांग लेने वाला हूं कि मेरे वक्तव्य से सभी पार्टी के प्रवक्ता नाराज होंगे। पहली बात तो ये कि इस अमेंडमेंट बिल से पहले ये जो एक्ट लाई गई थी, वक्फ एक्ट 1995, ये ही क्यों लाई गई थी? उसका कारण मैं आपको बताता हूं। जब अंग्रेजों का देश में राज था तो मुस्लिमों में आपस में बहुत ज्यादा एक तरीके का प्रॉपर्टीज को लेके झगड़ा हुआ करता है। तो वो अंग्रेज सरकार के पास गए कि देखिए हमारे ये झगड़े सुधारिए। तो अंग्रेज सरकार ने एक बिल लाई जिसका नाम मैं अपने साथियों से मैं गारंटी से कह सकता हूं किसी ने सुना भी नहीं होगा, मुसलमान वक्फ एक्ट 1923। ठीक है जी, 1923 में ये कानून आया। फिर आते है देश की आजादी, जिसमें एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि सरकार का धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं। फिर भी आप इस चीज को देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी सेकुलरता लाई गई इंदिरा गांधी जी द्वारा। उन्होंने बाकायदा लिखवाया कि हम सेकुलर हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, मतलब किसी भी धर्म की हम कोई मदद नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी इस देश में अंग्रेजों के जमाने के बनाया हुआ वक्फ बोर्ड, उससे पहले कोई वक्फ बोर्ड नहीं था। मैं गारंटी से कहता हूं, चैलेंज करता हूं मैं अपने पैनल के सभी साथियों को कि वो बता दे कि मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 से पहले कोई और वक्फ बोर्ड था क्या हिंदुस्तान में? कोई वक्फ बोर्ड नहीं था। जब दिल्ली में मुगलों की सल्तनत थी तो मुगल राजा किसी मस्जिद को कुछ जमीनें दे देता था जिससे कि उनका भरण पोषण होता रहे। नहीं अहलावत जी, अगर आज के समय में देखते हैं तो ये जो विरोध विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, ये कितना जायज है? मैं उसी की तरफ आ रहा हूं। ये इसलिए है क्योंकि इन्हें पता चल जा रहा है, क्योंकि दुर्भाग्य से देश में मुसलमानों में भी जातियां हैं जिसको छुपाया गया हमेशा। सुन्नी हमारे देश की मेजोरिटी मुसलमानों की वोट बैंक है और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फर्स्ट एक नंबर पे सुन्नी है, एक तरफ शिया है। परंतु दुर्भाग्य यह है, हमें यह नहीं बताया गया कि 72 फिरके हैं, बोहरा मुसलमान भी हैं यहाँ। गुजरात में आप जाके देखिए, आपको ऐसे तरह के मुसलमानों की अलग अलग छोटे छोटे सेक्ट्स मिल जाएंगे जो एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते। शिया सुन्नियों को मुसलमान नहीं मानते, बोहरा किसी को अपने से अलग किसी को मुसलमान नहीं मानते, अहमदिया अपने से अलग, इसी तरह की बड़ी लंबी लिस्ट है, 72 फिरके। अब इस चीज को मैनेज करने के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 लाई गई थी। अब मैं दूसरा चैलेंज अपने साथियों की तरफ करने वाला हूं। उस समय उस एक्ट में जो असली नाम वक्फ बोर्ड का नया नाम रखा गया, ये अगर वो नाम बता दे तो मैं चैलेंज देता हूं। मैं कहें तो 1 मिनट के लिए शांत हो जाऊं, ये नहीं दे पाएंगे, मैं बता दूंगा, बहुत बड़ा नाम है। यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। इससे आप समझिए वो क्या चाहते थे। वो बेसिकली वो यही चाहते थे कि जितने भी फिरके हैं इन सबको अपना अपना हक मिल जाए, इनके बीच में जो लड़ाई है, इनके बीच की जो दरार है, कम से कम वो भरी जाए और मुसलमानों की सारी वोट कांग्रेस के पास है। ये बेसिकली उनका राजनीतिक इच्छा थी। ठीक है। अब मैं अपने जो कांग्रेस के साथियों को तो जो कहना था कह चुका, अब मैं अपने बीजेपी के साथी से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं
आप सनातनियों की पार्टी हैं, तो मुसलमानों के लिए इतना क्यों कर रहे हैं? मेरी समझ के परे है। इस एक्ट से, ये जो अमेंडमेंट एक्ट ये ला रहे हैं, ये कहने वाले हैं, जो इसमें कहा गया कि नॉन मुस्लिम होंगे वक्फ बोर्ड में, ये वो नॉन मुस्लिम हैं जैसे शिया के लिए सुन्नी नॉन मुस्लिम है। तो उस बोर्ड में शिया भी होगा, सुन्नी भी होगा, बोरा भी होगा, अहमदिया भी होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये इतना भाईचारा लाके करना क्या चाहते हैं मुसलमानों के लिए। चलिए इनकी पसंद ये जाने। चंद्रभूषण जी। पुष्पेंद्र जी देखिए, अभी तक जो लैंड मुस्लिम वक्फ बोर्ड में है ये पता नहीं, ठीक, उसका कोई हमारे पास जाता नहीं। क्यों? क्योंकि हर जगह अलग अलग चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी मुसलमान हर जगह जमीन कम, रहने के लिए जगह नहीं है उसके पास, जगह देश में कहीं दिल्ली में अवैध रूप से रह रहा है, कहीं कहीं अवैध रूप से रह रहा है। उसकी अपनी जमीन जब सरकार की डाटा में आ जाएगी तो वो दूसरी की जमीनों पर कब्जा करना बंद कर देगा और उनको उनकी ही जमीनों पर स्थापित किया जाएगा। जब तक इस चीज का, इस देश का, इनके लैंड जितनी इनके पास ये कह रहे हैं और उसके बाद दूसरे के लैंड पर दावा कर रहे हैं, इसका संविधान के स्वरूप में लाकर इनको बताया नहीं जाएगा। ये लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास जमीन ही नहीं है। अब वो जमीन यदि वक्फ की जमीन मुसलमानों के लिए ही है तो फिर दूसरी जमीन का मुसलमानों का प्रयोग बंद हो जाना चाहिए। अभी ये कह रहे थे सपा के प्रवक्ता कि डीएम पूरी जमीन का मालिक हो जाएगा, कलेक्टर। अरे भाई, जो हिंदुओं के पास जमीनें हैं उसकी तो 100% मालिक आज डीएम ही होता है, राजस्व अधिकारी होता है। तो मुसलमानों के लिए अलग जमीन का लैंड पूल होने का क्या मतलब है? क्या वो बाहरी जो लोग आएंगे उनको बताया जाएगा उस लैंड में? वो पीडीएफ इसलिए सरकार मुसलमानों के वक्त में कितनी लैंड है उसका एक डाटा निकाले और उस डाटा निकालने के बाद जो विस्थापित मुसलमान इधर उधर घूम रहा है देश में, उनको उसी जमीन में स्थापित किया जाए। ठीक बात है, की जमीन है। ठीक बात है कमालुद्दीन जी, ये बात तो जायज है, क्योंकि एक जो आपका मुख्य वक्फ बोर्ड है वो तो है ही, फिर हर राज्य में अलग अलग है, ठीक है। फिर शिया के लिए अलग वक्फ बोर्ड है, सुन्नी के लिए अलग वक्फ बोर्ड है। लेकिन 2009 में जो आपकी वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी थी वो थी 4 लाख एकड़ जमीन, 2024 में 9 लाख एकड़ जमीन हो गई। मतलब जमीन तो बढ़ने पर है, एरिया तो बढ़ने पे लगा हुआ है, आमदनी कम हो रही है, वो कहां जा रही है? देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते कहते ये भूल गए, शायद जो है कुछ पढ़ के आते तो अच्छा होता। जो है मेरा कहना, यहाँ पे कितना बड़ा झूठ बोल रहा है जी, आपका इतना बड़ा न्यूज चैनल प्लेटफॉर्म है। कोई भी वक्फ करता है, कोई भी दान देता है तो दान देने के समय रजिस्ट्री कहाँ होती है? रजिस्ट्रार ऑफिस में 2 गवाहों की जरूरत होती है। अरे चंद्रभूषण सुन लीजिए। हाँ कहिए। मेरा कहना है कि वहाँ पे गवाहों की जरूरत है और जो दान करता होता है वो मौजूद होता है और खुद के जो है मतलब इच्छा से, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है उसके पास, वो दान करना चाह रहा। बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग मत कहते हैं कि नहीं कमालुद्दीन जी, अगर कोई दान कर रहा है तो जो बोर्ड है वो भी तो आगे उस जमीन को किसी को दे दे, उसका डाटा तो चाहिए ना, कहां पर है वो जमीन, कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना। सवाल तो ये है ना, अगर आप किसी ने दान किया, आपने वो अपनी जेब में रख लिया तो दान का क्या फायदा? रजिस्ट्री मेरे घर में किसी के घर में होता है क्या? कांग्रेस पार्टी के घर में या किसी के घर में होती है या किसी मुसलमान के घर में होती है या रजिस्ट्री ऑफिस में होती है? यहाँ पे सीधी सीधी बात ये मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी अपने नाकामी को छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नंबर कर रही है। मैं पूछ रहा हूँ जो है इतना बड़ा जो मतलब कब्जा करके जो है उनके जमीन को बड़ा सा अपार्टमेंट का मांग खड़ा चाहिए हुआ वो मोदी जी के नीचे वो भारतीय जनता पार्टी के नीचे है। ये सिर्फ एक कानून के अनुसार कम्युनिटी को टारगेट करके जो है सिर्फ नफरत की जो है खाई जो पास कर
सभी जो है भाईचारे को खत्म करने के इसमें लगे हैं। और इसको जो हमारे हिंदू भाई समझ चुके हैं। देखिए अभी हमारे अमित शाह जो है रावत जी बहुत सारी बात बोल रहे थे, मुझे अच्छा लगा ये अपना गिनाए जो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे वह शूद्र और किसी की बात नहीं हुई, वह शूद्र या इस पे डिबेट नहीं हो रहा है। अरे आपको अगर बात करनी थी तो आप वक्त में बताते, आप तो विश्लेषक है, आप अच्छा विश्लेषण करके बताते। मेरा कहना है कि जब वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड होते हैं, गवाह होते हैं, तो यहाँ पे तो जांच का विषय था, जांच करा लेती है, ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हैं? हम जान रहे भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन निगम में कुछ काम तो किए, नोटबंदी के नाम पे अर्थव्यवस्था को नष्ट किया, GDP के लाकर जो है GST लाकर जो है छोटे छोटे कारोबारी को जो है कारोबार को चौपट किया, जनता के जेब पर डाका जो है डाला, उसके बाद से 3 काले कृषि कानून लाके किसानों को ठीक है कमालुद्दीन जी, एक बात और आपको बता दूं, नौकरी क्यों नहीं, खाली केंद्र राज्य में खाली पड़े हुए हैं, युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल रहा, क्यों है? चलिए ठीक है, शांत हो जाइए, ठीक है कमालुद्दीन जी। और ये जो आप बात बोल रहे हैं ना कि किसी ने दान दिया, किसने दिया, ठीक है, उसका कोई प्रूफ नहीं होता। अगर हम हिंदू मंदिरों की बात करें, ठीक है, गुप्त दान तो एक अलग होता है, सुन लीजिए मेरी बात, गुप्त दान तो एक अलग होता है, ठीक है, वरना दान की भी पर्ची कटती है, किस व्यक्ति ने कितना दिया, सब कुछ डाटा होता है। तो ये जो कानून अगर उनके लिए बनाया जा रहा है तो वो क्या गलत है? अब मेरा कहना है कि यहाँ पे किसी जो है धर्म के इसमें जो है आपको ठीक है, वो संविधान से चलता है, कानून के प्रक्रिया से, कानून का अनुसार तो संविधान से चलता है ना, धर्म का नाम बीच में क्यों ला रहे हो? धर्म के नाम पे थोड़ी चलेगा। अनुच्छेद 25-26 के तहत ही जो है, या फिर सीधा पहले संविधान के अनुसार या कानून के अनुसार जो है वक्त है, बिल्कुल सही है कि जो है मतलब ये नहीं, लेकिन उसमें आप जो है दूसरे धर्म के व्यक्ति को लाकर और केंद्र के अंदर लेकर ये जो षड्यंत्र रचने जा रही है और ये जो बिल लेकर आने जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी, मकसद है सिर्फ और सिर्फ उस जमीन को हत्या कर अपने 2 मित्र जो डबल है उनको सौंपना और खुद को, मतलब आपके कहने का मतलब है सरकार तो चले संविधान के तरीके से और जो हमारी चीजें हैं वो चले धर्म के तरीके से। नहीं, मैं तो कभी नहीं चाहूँ। मेरा ये कहना है कि यहाँ पे सीधी सी बात है कि बिल्कुल उसी तरीके से रजिस्टर्ड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आपको अगर त्रुटि सरकार को लगी भारतीय जनता पार्टी को, तो उसमें जो है सब कुछ सर्वेक्षण कराने में बहुत पास रहती है, नोटबंदी कराने के समय बड़ा दावा ठोक देती है। अच्छा ठीक है, तो कम से कम ठीक है, अगर वक्फ बोर्ड में, अगर वक्फ बोर्ड की कमेटी में एक महिला को, अगर वक्फ बोर्ड की कमेटी में, ठीक है बैठा लेंगे, मैं बार आपसे कह रहे थे, मैं उस दिन ये पूछा था, बैठा लेंगे, उन्हें भी सदस्य बनाएंगे, ठीक है, ड्रामेबाजी है। हाँ, अब मेरी बात सुनिए, अगर वक्फ बोर्ड की कमेटी में किसी एक महिला को शामिल किया जा रहा तो इसमें क्या समस्या? मैं कह रहा हूँ कि जितनी चिंता जो है भारतीय जनता पार्टी जो है और नरेंद्र मोदी जी वक्फ बोर्ड को लेकर जो है, और ये देखिए हंस रहे, नहीं उनकी तो 3 तलाक को लेकर भी चिंता थी। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, आज महंगाई है, इस पे चर्चा न करके जो है ये सिर्फ जो है कहीं भी मतलब किसी भी मुद्दा को लेकर आएंगे। मैं कहता हूँ युवाओं को नौकरी कब मिलेगा, वो कब रुकेंगे? अमेरिका जिस तरह के हमारे जो है डोंकी बनके या अवैध तरीके से गए युवा जो प्रताड़ित होते उनको नौकरी नहीं आप दे पा रहे हैं जो है, जंजीरों में लेकर मोदी जी का थप्पड़ इनका गिरा ठीक है एलावत जी ठीक है शांत हो जाइए कितनी जमीन थी बताओ। ठीक है चंद्रभूषण जी, ठीक है एलावत जी, मैंने कुछ लिस्ट निकाली, एक बार वो सभी को बता देता हूँ, ठीक है कमालुद्दीन जी सुन लीजिए, ठीक है, एक लिस्ट निकाली वो सभी को बता देता हूं मैं। वक्फ बोर्ड के पास जो खेतों की जमीन है, ठीक है, 1,40,108, दरगाह मजार या मकबरा 33,056, कब्रिस्तान 14,995, दुकान 1,68,001, घर हैं 8,989,212, इमामबाड़ा 6777, ईदगाह 9,099, मस्जिद 1,17,413, स्कूल 2,082, मदरसा 13,719, मकबरा 1,17,413, तालाब 3,082। ऐसा लग रहा है
कि वक्फ बोर्ड नहीं है, ये तो खुद सरकार है अपने आप में, किसी और की जरूरत नहीं है। अरे बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो है, इससे पहले भी जो है आरती के जो है चैनल पे मुझे 2 मिनट दीजिए रजा भाई। नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। नहीं देखिए, एक चीज तो मुझे साफ दिख गई है कि जो विपक्ष है वो मुस्लिमों को लेके बहुत चिंतित है, समाजवादी पार्टी भी और कांग्रेस भी। इस पैनल में मुझे एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा जो हिंदुओं के हितों की बात कर सके। तो मैं अपने धर्म की तरफ से अपने व्यक्त करना चाहूंगा। एक मिनट रजा भाई, जब आप बोल रहे थे मैंने एक बार रजा जी प्लीज, समय पूरा दिया आपके पास आऊंगा। प्रवक्ता है जी, मैं छोटा सा एक नागरिक, एक छोटा सा एक हिंदू होने के नाते मेरे सवाल है कि जमींदारी सिस्टम हुआ करता था, जमींदार हुआ करता, उसके अंडर में सारी जमीन हुआ करती और छोटे छोटे किसानों को से वो लगान वसूला करता। देश आजाद हुआ, जमींदारी सिस्टम खत्म कर दिया गया, सारे जमींदार हिंदू थे। आज की तारीख में पूरा जो समाज है हिंदू समाज, उसमें लगभग इक्विटी आ गई है। हर बिरादरी चाहे वो ऐसी ही क्यों ना हो, वो भी रईस हो रहे हैं। बैकवर्ड क्लास में बहुत एजुकेशन आ गई है, वो बहुत ऊपर उठे। तो अब आप आते हैं मुसलमानों के पास, वो जमींदारी सिस्टम जो वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी जिसपे वो लगान वसूल किया करते, उस पे कोई बदलाव नहीं किया गया। और उसका अंजाम आप देखिए, मुसलमान आज भी देश का सबसे कम लिटरेट और सबसे गरीब तबकों में आता है। ये तो सच्चाई सभी पार्टी के लोग मानेंगे, मेरे कांग्रेस के साथी भी मांगेंगे और सपा के साथी भी मान लेंगे इस बात को कि सबसे वंचित आज की तारीख में भारत में एक समुदाय है एजुकेशन को लेके, वो मुस्लिम है। जबकि वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी अगर गरीब मुसलमानों के फायदे के लिए इस्तेमाल की जाती तो आज मुसलमान डेवलप हो गया होता। खैर, ये बात मैं हिंदू होने के नाते मांग रहा हूं, परंतु अब मेरा सवाल मेरे बीजेपी के साथी से ये है, क्यों हमारे मंदिरों को वो आज तक आजाद करवाने की ये नहीं तैयार हुए? और एक जो ये एक्ट लेके आए थे राज्यसभा में, एक ये बिल लेके आए थे 2023 में, जिसका नाम था वक्फ रिपेल बिल 2022, इन्होंने राज्यसभा में सितंबर में टेबल किया था और पास किया था, जिसका लक्ष्य ये था कि हम जो है इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और इन गड़बड़ियों को सिरे से खत्म करने के लिए और देश को सेकुलर बनाने के लिए हम वक्फ बोर्ड को हटाएंगे। ये हटाने के बजाय हिंदुओं के साथ धोखा करते हुए इन्होंने हमें ये भरोसा दिलाया कि हम हिंदुओं को बराबरी पे लेके आएंगे। हमारे पास जो हमारे मंदिर नहीं है, ये कह रहे थे कि हम वक्फ बोर्ड को हटा के जिस तरीके से तुम्हें कंट्रोल किया जाता है उसी तरीके से हम बाकी धार्मिक स्थलों को भी कंट्रोल करेंगे, हम उसके लिए तैयार थे। आपने ये नहीं किया, पहला धोखा तो आपने हिंदुओं को ये दिया। और अब दूसरा सवाल मेरा ये है, अगर आप ये बिल ला रहे हैं, चाहे ये पास हो या ना हो, क्या आपके मैनिफेस्टो में सनातन एक्ट है? अगर नहीं है तो आप अपने आप को हिंदूवादी कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ठीक है चंद्रभूषण जी, आप अहलावत जी के सवाल को ध्यान से सुन लेना। मैं एक सवाल ले लेता हूं जगदीश जी से, काफी समय से बैठे हैं, उसके बाद आप जवाब दे देना। जगदीश जी, क्योंकि आपकी सरकार रही उत्तर प्रदेश में और यह भी कहा जाता है कि जितना समर्थन, या फिर यूं कह लीजिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार जितना मुस्लिम समुदाय के लिए करती है उतना किसी और के लिए नहीं करती, ऐसा आप पर आरोप लगते थे। ठीक है, अब वक्फ बोर्ड के पास सब कुछ है, नदी नाले, घर मकान, स्कूल, मदरसे, ठीक है, उसके बाद भी मदरसों के लिए जो शिक्षा है, मदरसों के लिए जो विकास है वो सरकार से चाहिए। तो ये वक्फ बोर्ड आखिर लगा कहां रहा है इतनी पूंजी को? देखिए चौधरी साहब, हाँ, वक्फ बोर्ड जो है, जो भारतीय संविधान ने मुस्लिमों को हर धर्म के लोगों को अधिकार दिया कि वो अपने धर्म, हिंदुओं का सनातन बोर्ड कहाँ है? व्यवस्था नियंत्रण के लिए काम करे। संविधान का आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ये जो है अधिकार देता हर धर्म के।
तो उसी में मुस्लिम आते हैं। जैसे मुस्लिमों ने वक्फ बनाया या जो भी बनाया, वो अपने धर्म के जो संवैधानिक अधिकार उसके अनुसार उन्होंने काम किया है। अब उसमें क्या सर एक होता मिनट, मैं है टोकना कि- चाहूंगा सर, टोकना चाहूंगा मैं, ठीक है। जी, जी। ये आपने ये तो कह दिया कि मुस्लिमों ने जो अपने अधिकारों के लिए वक्फ बोर्ड बनाया, ठीक है। वक्फ बोर्ड तो कुछ चंद लोगों ने बनाया, मुस्लिमों का तो विकास होता ही नहीं है इस वक्फ बोर्ड से, समस्या तो यही है। अब ये आप कह रहे हैं ना, आप थोड़ी तय करेंगे कि मुस्लिमों का विकास नहीं होता। अगर इसको आप तय करोगे, फिर इतने सारे तो आप तय कर दीजिए, आप तय कर दीजिए, आप मुझे प्रूफ दे होता है दीजिए, आप तय कर दीजिए। चौधरी साहब, इसको आप थोड़ी तय करेंगे। हम ये तो करेंगे आकलन लगा मुस्लिम- सकते हैं कि जो हमारे आसपास गरीब मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, तो वो गरीब क्यों हैं? क्या इन संस्थाओं से उनको नहीं, कुछ तो मिलता ये नहीं क्या है? वो अगर वो गरीब है तो क्या उसकी वक्फ बोर्ड की जिम्मेवारी कि उनको गरीब न रहे? ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। हाँ, तो यही तो समस्या है कि वक्फ बोर्ड के पास जो है वो तो रहे, लेकिन पूर्ति करे सरकार। वो ही वाह जमींदारी जगदीश जी। सिस्टम जिसका मैंने जिक्र किया था, कुछ चंद जमींदार हैं जो वक्फ बोर्ड के नाम पे अपनी जमींदारी आज तक कायम रखे हुए हैं अब आजाद देखिए, भारत जरा में। मेरी पूरी बात आ जाने दीजिए, जरा ठीक है। मेरी पूरी बात आ जाने। हाँ चौधरी साहब, आप बताइए, आप क्या पूछ रहे हैं? कहिए, अपनी पूरी बात कहिए आप। ये मैं कहना देखिए, चाहता हूँ मेरा कि आपसे- उसका धार्मिक और संवैधानिक अधिकार है, जिसमें जो है वही अधिकार हिंदुओं को भी प्राप्त है, वही सबको प्राप्त है। और इसमें किसी का हस्तक्षेप सरकार का धार्मिक अधिकारों पे नहीं होना चाहिए। और जो सरकार कर रही है वक्फ पे नया संशोधन ला करके, गलत है। इसका समाजवादी पार्टी विरोध कर, मतलब हिंदुओं पर हस्तक्षेप कर ले, मुस्लिमों पर ना करे। नहीं तो हिंदुओं पे हस्तक्षेप की मैं नहीं बात कर, मैंने तो पूरे के पूरे संविधान की बात की है। चाहे जिस धर्म का व्यक्ति को, उसको अपने धर्म के नियंत्रण के लिए, प्रचार प्रसार अच्छा, के लिए आप खुश हैं? अधिकार आप है। जगदीश जी, आप खुश हैं? मुस्लिमों के लिए एक बोर्ड है, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं, आप खुश हैं? ये होना चाहिए। अगर हिंदुओं के लिए बोर्ड हो तो कौन सी बुराई है? हाँ, तो आपने आवाज इसमें उठाई, बुराई आपकी क्या? आवाज भी उठानी चाहिए कि भैया अगर मुस्लिम नहीं, समुदाय के आवाज लिए ये है इनको तो उठाना चाहिए। हिंदुओं के लिए भी होना भारतीय जनता चाहिए। पार्टी के लोगों ने जो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू, अगर ये इसको हिंदू ना माने तो वही हो जाएगा। ये तो हिंदुओं के ठेकेदार बने हुए हैं मैं तो ना। ये बोल रहा हूँ, बीजेपी कौन होती है हिंदुओं की ठेकेदार? बीजेपी कौन होती है हिंदुओं की कौन होती है ठेकेदार? हिंदुओं की ठीक है, ठेकेदार? मैं तो ये बोलता हूँ, विपक्ष में अगर आप हैं तो आपको तो हिंदुओं के लिए बात कहनी चाहिए ना। नहीं, हम कब नहीं कहते। हम क्या हिंदुओं के खिलाफ कोई बात कहते हैं क्या? तो आप सनातन बोर्ड की लेकिन डिमांड हम तो करिए ना। सबके लिए आप बात करते हैं। अब समाजवादी पार्टी तो संविधान को मानती है, बाबा साहेब के दिए हुए संविधान को मानती है, और समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि हर धर्म का सम्मान हो। एक मैनिफेस्टो दिखा दीजिए समाजवादी पार्टी का, जिसमें इन्होंने कहा हो कि हमारी सरकार आई तो हम सनातन बोर्ड बनाएंगे। नहीं, कोई मैनिफेस्टो नहीं है। आपके मैनिफेस्टो में डालेंगे? कभी भी नहीं डाला। मेरी पूरी बात आ जाने चाहिए। मेरा बस एक छोटा सा सवाल है, बहुत आधे सेकंड का। करना है। क्या आप इसे अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे अगले चुनाव के कि हम सनातन बोर्ड की डिमांड करते हैं, अगर हमारी सरकार आई तो हम हिंदुओं को सनातन बोर्ड देंगे? देखिए, ऐसा है लावत जी, ये भारतीय जनता पार्टी से आप बात करिए। समाजवादी पार्टी किसी राजनीतिक वो दल तो है, दे देंगे। कोई धार्मिक वो हर संगठन बार नहीं ये है। लॉलीपॉप दे चुके हैं हमें। नहीं, हम लाली हिंदुओं बात की को बात ये नहीं कर रहा। लॉलीपॉप को दे समाजवादी चुके पार्टी हैं धार्मिक और हम संगठन उस नहीं है, लॉलीपॉप को राजनीतिक चूसे दल जा है। रहे हैं। आप जो है उसको बरगलाइए नहीं। जनता के बीच में आपको टीवी पे वोट दे, जनता हम ये देख रही पूछ है। रहे हैं, जनता हम टीवी ये में पूछ देख रहे हैं, रही, हम आपको भी समाजवादी वोट देने के लिए पार्टी तैयार राजनीतिक हैं, दल है। अगर भारतीय आप जनता अपने पार्टी मैनिफेस्टो जैसी में ये लिख कम्युनिस्ट दें पार्टी नहीं है। कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो हम सनातन बोर्ड बनाएंगे, तो हम क्यों? हिंदू हम बीजेपी इसका- को इसका छोड़कर विरोध आपको वोट करते हैं। देंगे। इस तरह की क्या बातों को आप समाजवादी ये कहने के लिए पार्टी तैयार कभी हैं? नहीं मानती। इस तरह की बातों को इलाहाबाद जी समाजवादी पार्टी कभी नहीं मानती। हम धार्मिक संगठन नहीं है, हम राजनीतिक तो दल हैं। आप वक्फ बोर्ड का समर्थन क्यों कर रहे हैं? वो तो मुस्लिम है। वक्फ बोर्ड हमारे टाइम में नहीं बना, ना समाजवादी पार्टी ने वक्फ बोर्ड बनाया है। हाँ तो है तो ना, अभी मरा थोड़ी है, अभी तो जिंदा है ना। तो आप ये बोलिए, अगर आप मुसलमानों की तो पार्टी है, मेरी पूरी पर बात हिंदुओं के की वोट चाहिए नहीं आपको। आप सीधे सीधे कहिए हम केवल मुसलमानों की पार्टी है, हम मुसलमानों की वोट के दम से सरकार तो बनाएंगे। उसको बिगाड़ने हम वाली हिंदुओं को कुछ सरकार नहीं क्यों देंगे। होती है? और भारतीय जनता आप सीधे पार्टी बोलिए अगर ना। सरकार बिगाड़ रही है तो समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के मतलब साथ, आपको पूरी हिंदुओं की वोट शिद्दत के चाहिए साथ नहीं। उसका विरोध करेगी। नहीं, आप हमें बताइए, आप एक तरफ तो कहते हैं हम सेकुलर हैं,
हिंदुओं को हम कुछ नहीं, मिले या ना मिले इससे हमें कोई मतलब नहीं। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ज्यादा नहीं चाहिए। क्या आपको, मैं कह रहा हूं, मैं आपको वोट दूंगा, बस आप ये कहिए कि हम सनातन बोर्ड बनाएंगे। अगर हमारी सरकार बनी तो हमें ये लॉलीपॉप बीजेपी दे रही है और हम उन्हें वोट दे रहे हैं। ये आप बात करिए जो भारतीय जनता पार्टी आप क्यों नहीं हिम्मत कर रहे हैं लॉलीपॉप हमें देने की? ये आप हम लोगों से बात न करिए। समाजवादी पार्टी किसी धार्मिक संगठन के खिलाफ है और किसी भी धर्म के खिलाफ इस तरह की बात नहीं करती। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का केवल सम्मान करती है। ठीक है और हम धार्मिक और अहलावत जी, हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी ही, बीजेपी ही लॉलीपॉप देने का काम कर रही हो, ठीक है। समाजवादी पार्टी भी कुछ ऐसा नहीं बोल सकती, ना कांग्रेस बोल सकती। अगर समाजवादी पार्टी बोलेगी तो महाराष्ट्र में अबू आजमी बैठे हैं, वो नाराज हो जाएंगे। कांग्रेस बोलेगी तो फिर और भी हैं, ठीक है। चंद्रभूषण जी, आपने अहलावत जी का सवाल सुना था कि आखिर क्यों सनातन बोर्ड नहीं है, जवाब दे दीजिए एक बार। अहलावत जी ने सवाल किए और सवाल तो कांग्रेस और सपा से भी किए। मैं कहना चाहता हूँ जिस पार्टी ने कब्जा करके इस पार्टी की स्थापना की हो, पार्टी बनाई हो, तो वो वक्त का समर्थन करेगी वो पार्टी, क्योंकि उसका चरित्र ही कब्जा कर करके चीजों को बनाना। और वो औरंगजेबी सोच इतने बार बोला गया कि एक बार सपा के प्रवक्ता ये कह दे सनातन बोर्ड बनाएंगे, लेकिन वो इस बात को भी नहीं मानना चाहते और कहते कि हम धर्म का समर्थन नहीं करते। अरे धर्म का समर्थन नहीं करते तो वक्फ बोर्ड क्या है? देखिए, ये देश, ये भारत हिंदुओं का देश है और जब आजादी मिली थी तो इसी उस पे बंटवारा हुआ था कि एक मुस्लिम राष्ट्र बना वो धर्म के आधार पर, और जो बचेगा वो हिंदू राष्ट्र है भारत। लेकिन कांग्रेस के प्रोपेगेंडा ने और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को आज ही भारत में हिंदू राष्ट्र है। कहाँ पे लिखा है? कहाँ ये लिखा जाएगा? नहीं, सभी धर्मों का है, सभी धर्मों का। बात सुनिए। नहीं, कमालुद्दीन जी, आपका भी इतना ही है जितना चंद्रभूषण जी का। सुन लीजिए। ये इनको के लिए थोड़ा चुप रहे, सुने बात को, थोड़ा धैर्य रखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये धैर्य का देश है, ये सनातन का देश है, ये सनातन का देश नहीं है बांग्लादेश। इतने वर्षों से सनातन का देश है। नहीं चंद्रभूषण जी, लाइन सुनिए, लाइन गलत जा रही है। लाइन गोबर से नफरत हो रही है। चंद्रभूषण जी सुनिए, उन लोगों को तो इस देश में सनातन से भी नफरत होगी। नहीं चंद्रभूषण जी, ये अखिलेश अब्दुल्ला को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए और नहीं होगा तो इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। जिस तरह की गायों की ये गाय को ले डालेंगी और गोबर को उसको बदबू आ रही है। ठीक है चंद्रभूषण जी, ठीक है। अभी आपने कह दिया कि ये हिंदुओं का देश है, ये सनातन का देश है, ठीक है। क्या किया है आखिर आपने? लेना चाहता हूं इनकी बात का। जगदीश जी, मैं एक बार सवाल ले लूं, आप आ जाना, ठीक है। आखिर आपने ऐसा क्या किया है? ठीक है, आप एक तरफ बिल्कुल खुलकर बोल रहे हैं कि ये सनातन का देश है, दूसरी तरफ मुस्लिमों को मोदी ए सौगात की किट वितरण की जा रही है ईद पर, ठीक है। एक तरफ आप अखिलेश यादव के लिए बोल रहे हैं कि उनको गोबर से दुर्गंध आती है, ठीक है। दूसरी तरफ आपने आज तक गाय को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया, तो किस सनातन की बात करते हैं आप? पुष्पेन जी, इस देश को समझिए कि कांग्रेस ने इस देश को किस गर्त में डाल दिया। हजारों लाखों नेहरू जी के बिना भाषण पूरा नहीं होता मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का। वही 11 साल से जिसने सोमनाथ मंदिर का ये नेहरू जी के बिना इनको, क्योंकि वो व्यक्तित्व इतना बड़ा व्यक्तित्व कि नेहरू जी का नाम लिए बिना इन लोगों का भाषण पूरा नहीं होता। कमलुद्दीन जी, अभी नेहरू जी को छोड़ दीजिए। जब नेहरू जी जिन्ना का नाम लिए नहीं होता, काहे चक्कर में पड़े हुए हो? गोडसे को पूजने वाले लोग नहीं ना समझता इनके देश को आजादी कैसे मिली, कितनी कुर्बानियां दी गई, कैसे कैसे जो हम लोग संघर्ष किए गए, नहीं गोडसेवादी समझना होगा। सभी का खून शामिल है आज के मिट्टी में। मैं लास्ट का ही लाइन कह दूं, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। रह रहे हो तो हिंदुओं की रहमो करम पर रह रहे हो, सनातन
तुम धर्म के नाम पे रह रहे हो। ठीक है जगदीश जी जी चौधरी साहब, देखिए जगदीश जी आप कुछ बोलने वाले थे। बताइए बताइए। हाँ, अभी आप उंगली उठा रहे थे, बोलने वाले थे, कुछ चंद्रभूषण जी को जवाब देने मैं वाले ये थे। कहना चाह रहा था, हाँ ये जो बोल रहे हैं अभी, जो इन्होंने बोला हाँ। कि अखिलेश जी ने जो दुर्गंध की बात कही है, वो जो भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति करती है, अखिलेश जी ने वो दुर्गंध, भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करके देश में दुर्गंध पैदा कर दी। हिंदू और मुसलमान के अलावा इनको कोई कुछ आता ही नहीं। अरे मुसलमानों की बात आप करते हो, आपने रुक जाइए जरा, बीच में मत टोकी। आपने गायों की वो व्यवस्था है कि जिंदा गायों को गौशालाओं में कुत्ते नोच रहे हैं। महाराष्ट्र में अबू आदमी हो, यहाँ पर हो, अरे आप शर्म करिए, जिस तरह से गायों की दुर्दशा है, गाँव बने हुए गौशाला आप देखिए तो चौधरी साहब, चंद्रभूषण जी प्लीज, चंद्रभूषण जी गौशाला में चले गए, चंद्रभूषण सुन लीजिए। गायों की दुर्दशा क्या, हम लोग तो गौशाला करते हैं। चंद्रभूषण जी प्लीज सुन लीजिए। इनको जरा पूछिए, इनको सब मालूम चाहिए जो सरकार की गौशाला चल रही है, उनमें गायों की क्या दुर्दशा है, क्या बात करते हैं। मिट्टी चाट रही, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, समाजवादी और जिंदा गाय दफनाई जा, मतलब कुत्ते नोच रहे हैं। की राजनीति कर रही है। ठीक है और मेरा तो साफ तौर पर यही कहना है, चंद्रभूषण जी और जगदीश जी, मतलब कोई भी हो, मेरा तो साफ तौर पर यही कहना है, अगर किसी को भी गाय के गोबर से दुर्गंध आने लगे तो वो किसान तो नहीं हो सकता। गाय के गोबर से इनको भारतीय जनता पार्टी वालों को दुर्गंध आती है, वो किसान तो नहीं हो सकते। और अगर गोबर की भी कीमत आपको जाननी है तो किसानों से पूछ लीजिए, ठीक है, किसानों से पूछ लीजिए अगर उसकी कीमत आपको जाननी है तो। एलावत जी मैं ये अंतिम बार एक बार फिर से इन सबको अपनी एक सवाल के साथ कहना चाहूंगा कि आपके नेता, आऊंगा राजा जी, आऊंगा, इस देश की जनता को कितना बेवकूफ समझते हैं। आप जिस धर्म को रिप्रेजेंट करते हुए अपने आप को दिखाना चाहते हैं, आप उसके भले के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सनातनी पार्टी है, वो सनातन के लिए कुछ नहीं करना चाहती। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, समस्त विपक्षी गण, ये मुस्लिमों के ठेकेदार बनते हैं और ये इतना मूर्ख समझते हैं मुसलमानों को कि ये इस तरह की तुच्छ राजनीति करके उनको बेवकूफ बना रहे हैं। मैं इन सबको क्षमा के साथ ये कहना चाहता हूं कि बड़े समझदार लोग हैं, मैं बहुत छोटा सा गांव का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, परंतु देश की जनता अब समझने लगी है। वोट बदलेंगे और आप लोगों को आश्चर्य होगा कि ये जनता ने आपके पैरों के नीचे से जमीन कैसे निकाली। ये चेतावनी आप तीनों पार्टियों के लिए। ठीक है, कमलुद्दीन जी अपनी बात पूरी कहिए आप। देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार से, और अलावत जी बहुत सारे जो है बात को मतलब कोट किए कि सुन्नी है, सिया है, ये है, वो है, तो मैं यहाँ पे हकीकत में बिल्कुल एक मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर कब ये जो सिर्फ ढोंग रखती है भारतीय जनता पार्टी और अपने मुंह से जो है हिंदू का तो हिंदू और हिंदुत्व हृदय सम्राट का जो है मतलब दावा ठोकने वाली, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है हकीकत में। आज के डेट में जब जो मध्य प्रदेश में दलितों के जो है ऊपर पेशाब किया जाता है, जो इन भारतीय जनता पार्टी के कथाकथित नेताओं जो है के द्वारा, और ये यहाँ पर मतलेबाजी कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि कब से आप जो है मंदिरों में जो है दलित को जो है आप वहाँ पर जो है उनको पंडित जो है बनाएंगे, वहाँ पे उनसे विवाह संपन्न करेंगे। ये लोग सिर्फ मैं दावे से कहता हूँ आप एक सुन्नी है और सुन्नी समाज का सुन्नियों ने जितनी सेवा की मस्जिद तोड़ी है, अगर आप उसकी गिनती नहीं करते। एक एक करके भाइयों से प्रेम नहीं करते, राजनीति का अभाव के लिए हम अपने मुस्लिम भाइयों का गला कटाते हैं। ठीक है, एक एक करके चंद्रभूषण जी एक एक करके
संविधान से बाबा साहब के संविधान से चल रहा है। अरे आप बोल लिए, मैं सुनाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रजा जी बोलिए। चंद्रभूषण जी, मैं तो किताब की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी करती है, बराबर के जो हक की बात करती है, समाज के रहने की बात करती है। ठीक है चंद्रभूषण जी, ठीक है, एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए रजा जी की। हृदय सम्राट जो अपने आप को बताती है वो गोरखवादी लोग जो है इनके दिल में तरीकों से नफरत है, तुम्हारा एक ही कानून है, इनको हर एक एक करके शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ठीक है। कमालुद्दीन जी, चंद्रभूषण जी शांत हो जाइए, ठीक है, चंद्रभूषण जी शांत हो जाइए। कमालुद्दीन जी, कोई बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है, एक बात पूरी हो जाने दीजिए, इनका जवाब मिलते ही मैं फिर किसी और को मौका दूंगा, कहिए अपनी बात। देखिए, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था कि अभी जो आया जो है इससे अभी जो मतलब ये संशोधन हो रहा है, हाँ, उससे पहले अलावत जी बताया कि कोई नहीं बता पाएगा, 1923 में आया था। एक तरफ ये बताते हैं, ये चालाक आदमी जो, तो मैं इनकी कदर करता हूँ, माफी के साथ कहता हूँ। वो कहते हैं कि मैं छोटे से गांव से आया हूँ और कम जो है जानता हूँ। खैर अच्छी बात है, मैं इनका सम्मान करता हूँ। नहीं, चालाक और बुद्धिमान में अंतर होता है, चालाक और बुद्धिमान में अंतर होता है। नहीं, ये चालाक है, हम इनका सम्मान करते हैं। कि जो चालाक लोग होते हैं ना, अपने आप को कभी हमेशा कमतर बताते कि मैं कुछ नहीं जानता भैया, और ये 1927 का बता भी रहे थे। मेरा यहाँ पे यही कहना है कि आप क्यों नहीं वैसा जो है भारतीय जनता पार्टी ये सरकार काम करती, जिससे जो है देश के 142 करोड़ जनता का जो है विकास हो और देश की जो अर्थव्यवस्था मजबूत हो। आज हमारा देश की तहाने पे पहुंच चुका है, ये उसमें बात क्यों नहीं करना चाहते? अलावत जी, मैंने कहा ना कि कई जो है कम्युनिटी मतलब जो है इसका जो है मुस्लिम में बात की है, इसलिए मैं बोला ना कि दलितों को इंसाफ कब मिलेगा जो है, उसके बाद से। अच्छा ठीक है रजा जी, सीधा सीधा सवाल है, अगर आपको विकास की जरूरत है, आपको डेवलपमेंट की जरूरत है, आप सरकार से मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, ठीक है। अगर आपको विकास की जरूरत है कि विकास हो, आप अपने लिए सरकार के पास जाएंगे या वक्फ बोर्ड के पास जाएंगे? एज ए मुस्लिम आपसे पूछ रहा हूं मैं, कांग्रेस की तरफ से नहीं। हम देश के विकास की बात करेंगे, हम जो है महिला सशक्तिकरण का ये जो ढोंग रखती है भारतीय जनता पार्टी। आप बात को मत काटिए, सीधा जवाब ना, बिल्कुल सीधा जवाब। कमलुद्दीन जी, सीधा जवाब बिल्कुल। चंद्रभूषण जी शांत, चंद्रभूषण जी शांत हो जाइए। नहीं, चंद्रभूषण जी प्लीज शांत हो जाइए, मैं अपना जवाब ले लूं। कमालुद्दीन जी मेरी बात का जवाब दे दो। जो चीन हमारे जो देश की जमीन को हत्या रहा है, वो कैसे रुके? अरे कमालुद्दीन जी, ठीक है, आप मेरी बात का जवाब दे दो। कमालुद्दीन जी, रजा साहब मेरी बात का जवाब। भारतीय जनता पार्टी क्या है, इन लोगों को तो इतिहास भी मालूम है। अरे रजा साहब सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। अपमान किया गया, ये गोरखे को मानने वाले लोग हैं। हाँ, बात सुन लीजिए, बात सुनिए। रजा साहब रिक्वेस्ट कर रहा हूं। दलितों को कब सम्मान? अरे रजा साहब, आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। दलितों को सम्मान कब मिलेगा? दलितों को मेरा गलत है। दलितों को मंदिर में चंद्रभूषण जी नहीं, ऐसे नहीं, अब डाउन कर दीजिए, अब डाउन करिए, ठीक है। कमालुद्दीन जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? कमालुद्दीन जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? चंद्रभूषण जी आप शांत रहिए। कमालुद्दीन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल। हाँ, मेरी बात का जवाब दे दीजिए, जो पूछा था बिल्कुल स्पष्ट, इधर उधर नहीं। जी बोले। हाँ, मेरा सवाल यही था, ठीक है। अगर चलो आपकी बात नहीं करते, आप अपने ऊपर मत लीजिए। किसी भी मुस्लिम भाई को लगता है कि भाई मेरे पास वो सब कुछ नहीं है जिससे एक पूरी जिंदगी काटी जाए या जिंदगी में आगे के लिए बढ़ा जाए, ठीक है, उसे कहते हैं विकास। इंसान का विकास होना जरूरी है, उसको आगे चलने के लिए विकास होना जरूरी है। एक मुस्लिम भाई के लिए पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, तो वो सरकार के पास जाएगा इस मांग को लेकर या वक्फ बोर्ड के पास जाएगा?
देखिए यहाँ पे मैं आपको फिर से वही बात बोलूंगा तो ना, फिर से वही बात मत बोलिए, मैंने फिर से वही सवाल कर लिया, फिर से वही बात मत क्यों बोलिए। नहीं बोलूं मैं? हाँ। यहाँ पे मुस्लिम वर्ड जो है आप जो मेंशन कर रहे हैं बार बार जो है, मैं कहता हूँ देश के 142 करोड़ अरे हद है, वक्फ बोर्ड क्या मेरा है? वक्फ बोर्ड क्या किसी हिंदू का है? वक्फ बोर्ड तो मुस्लिम समुदाय के लिए है ना, तो किससे मांग करेगा? वक्फ बोर्ड मेरा थोड़ी, मेरे लिए थोड़ी मांग करेगा वो। ये ड्रामेबाजी तो जो मतलब जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है ना, क्योंकि 11 साल में इनके पास जो इनका काम है गिनाने को नहीं आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि तो वक्फ बोर्ड में संशोधन कर देते, विरोध में क्यों खड़े हो? कोई दिक्कत नहीं है। देश की जनता है, हम उसके उत्थान की बात करेंगे, हम उनके जो विकास की बात करेंगे, एक एक व्यक्ति का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ठीक है, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। एलावत जी, एलावत जी, सीधा बोल रहा हूँ ना, आप जवाब दे क्या हुआ है? जी, मेरे कल जो रजा साहब हैं, अब मेरे बड़े भाई, वो ये बात कह नहीं पाएंगे क्योंकि वो एक पार्टी से जुड़े हुए प्रवक्ता है। अगर उन्होंने ये बात सच्चाई में कह दी कि हाँ मेरे दोस्त, मेरे जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उस पे कुछ ठेकेदारों का कब्जा है, और अगर वो ठेकेदारों का कब्जा ना होता तो आज देश का मुसलमान, हिंदुस्तान जिस तरीके से जैनी इस समय देश की सबसे समृद्ध एक वो है भाई, इन्होंने देश पे राज किया, ये संसद थे, ये राजे थे। जैनियों ने तो इतना राज भी नहीं किया। अगर वाकई में वक्फ की संपत्ति सही तरीके से सभी मुसलमानों में बटी होती तो आज मुसलमान देश का सबसे समृद्ध, सबसे पढ़ा लिखा समाज होता। ठीक है। एलावत जी, समय की कमी है, हालांकि जो सवाल जवाब हो रहे थे काफी मजेदार हो रहे थे, लेकिन रजा साहब कहीं ना कहीं सवालों से भागते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। रजा साहब, वक्फ बोर्ड कल क्या कुछ चर्चा होती है इस पर? ठीक है, उसके बाद फिर डिबेट का हिस्सा बनेंगे आपके साथ और चर्चा करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से अब पूरे देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी माहौल बना हुआ है, विपक्ष लगातार विरोध करने से लगा हुआ है, लेकिन बीजेपी में खुद टीडीपी और जेडीयू का क्या कुछ स्टैंड रहता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।